एक साजिश जो बीरबल के नाम पर रची गई थी। बादशाह अकबर की नजरें उस दिन कुछ अलग ही बेचैनी से महल की छत पर टिक गई थीं। हल्की धूप में दरबार का रंगीन गलीचा चमक रहा था, पर उनके मन में कोई खटका सा बैठा था। कुछ था जो उन्हें खल रहा था, कोई अदृश्य डोर जो खींचती चली जा रही थी। इधर बीरबल हमेशा की तरह मुस्कान लिए शतरंज की गोटियां सजा रहे थे, मानो उनके दिमाग में हर चाल पहले से तैयार हो। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि इस बार का खेल शतरंज का नहीं बल्कि राजनीति का था, और उनकी अपनी छवि को ही निशाना बनाया जा रहा था। दरबार में आई एक अनोखी फरियाद। अगले दिन दरबार में एक बुजुर्ग व्यापारी मलिक रहमतुल्लाह कांपते हुए घुटनों से दाखिल हुआ। आंखों में आंसू, चेहरे पर लाचारगी। हुजूर आला, उसने कांपती आवाज में कहा, मैं लुट गया हूं। मेरी जिंदगी भर की कमाई मुझसे छीन ली गई, और वो भी आपके सबसे विश्वासपात्र मंत्री बीरबल के नाम पर। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल भी एक पल को ठिठक गए। क्या कहा तुमने? अकबर की आवाज में हैरानी थी। बीरबल, जी हाँ जहांपनाह, मेरे पास दस्तावेज हैं जिन पर बीरबल साहब की मुहर और दस्तखत हैं। उन्होंने खुद वादा किया था कि मेरे 500 ऊंट दिल्ली पहुंचाए जाएंगे, पर अब तक एक भी नहीं पहुंचा। मैंने 4000 अशर्फियां उन्हें दी थीं। बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, या तो ये दस्तावेज नकली हैं या इनसे किसी और ने धोखा किया है। मैंने ऐसे किसी सौदे का नाम तक नहीं सुना। लेकिन दस्तखत तो तुम्हारे जैसे हैं। बीरबल, अकबर ने एक नजर कागज पर डालते हुए कहा, हमें यह गुत्थी सुलझानी होगी, और तब तक तुम दरबार में उपस्थित नहीं हो सकते। बीरबल की अनुपस्थिति और दरबार की सूनापन। बीरबल के न रहने से दरबार का माहौल ऐसा लगने लगा जैसे कोई रंगीन परिंदा उड़ गया हो। हंसी गायब थी, गुदगुदाती कहावतें अब न थीं, और बादशाह के होठों की मुस्कान भी जैसे छुट्टी पर चली गई थी। हर हफ्ते एक नया फरियादी आता, और हर बार वही कहानी। बीरबल के नाम पर धन ऐंठा गया, झूठे वादे किए गए, नकली दस्तखत दिखाए गए। एक दिन तो हद हो गई जब दरबार में बीरबल के नाम पर एक युवक रातों रात मंत्री बनने की ट्रेनिंग देने के लिए पैसे वसूल कर रहा था। उसने कहा, बीरबल जी से खास आशीर्वाद मिला है मुझे। अकबर का सिर घूम गया। यह अब महज एक धोखा नहीं बल्कि एक साजिश थी। बीरबल की वापसी, लेकिन भेष बदलकर। तीसरे हफ्ते एक अजीबोगरीब दरबारी दरबार में दाखिल हुआ। दाढ़ी मूछ, गहरी आवाज और अंगूठियों से लदे हाथ। उसने खुद को मुंशी रतनलाल गुप्ता बताया, जो दिल्ली से आया था, नकली दस्तावेजों की जांच पड़ताल करने में माहिर। जहांपनाह, रतनलाल ने कहा, आपके दरबार में बड़ी गड़बड़ हो रही है। यह दस्तखत जो बीरबल के बताए जा रहे हैं, असल में किसी और के हैं। ये मुहरें नक्काशीदार हैं, लेकिन असली मुहर में हल्का टेढ़ापन होता है जो केवल ट्रेंड आइज ही पकड़ सकती हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम साबित कर सकते हो? जी, लेकिन इसके लिए मुझे वो व्यक्ति चाहिए जो इन दस्तखतों के आधार पर लोगों से पैसा ले रहा है। पकड़ में आया असली साजिशकर्ता। 4 दिनों की खोजबीन के बाद रतनलाल ने उस व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ लिया जो दरबार से कुछ ही दूर एक हवेली में बैठा लोगों को बीरबल प्रमाण पत्र बांट रहा था। जब उसे दरबार लाया गया तो उसकी आंखों में घबराहट थी। वह कोई और नहीं बल्कि शेख अनवर था, बीरबल का एक पुराना दुश्मन, जिसे पहले भी बीरबल ने एक जमीन घोटाले में सजा दिलवाई थी। बोल, ये सब तूने क्यों किया? अकबर ने गुस्से से पूछा। हुजूर, अनवर ने डरते हुए कहा, बीरबल ने मुझे नीचा दिखाया था। मैंने सोचा, अगर उनके नाम को ही कलंकित कर दूं तो दरबार से उनका रुतबा खत्म हो जाएगा। और सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था
कि आप बीरबल को दरबार से बाहर कर देंगे। उसकी बात सुनते ही एक जोरदार ठहाका गूंज गया। रतनलाल ने अपनी नकली दाढ़ी उतार दी। और जब बीरबल खुद ही तुम्हारी जड़ तक पहुंच गया तब भी तुझे शक नहीं हुआ? पूरा दरबार जैसे जाग गया। बीरबल की चाल एक मास्टर स्ट्रोक। बीरबल ने मुस्कराते हुए अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर मैं दरबार में रहता तो ये साजिश इतनी आसानी से नहीं खुलती। मैं जानता था कि मुझे अस्थायी तौर पर दरबार से बाहर करके ही असली चेहरा उजागर किया जा सकता है। और ये मुंशी रतनलाल का वेश, मेरी बचपन की प्रतिभा। हुजूर, बीरबल ने शरारत से कहा, मैं एक बार तो गांव के पुजारी की शादी खुद करवाकर भाग गया था। अकबर हंसे, फिर गंभीर होकर बोले, पर बीरबल, इस दौरान तुम्हारा अपमान हुआ। मैं? हुजूर, बीरबल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जिस दरबार में आप न्याय के लिए खुद को भी सवालों के घेरे में रख दें, वहां अपमान नहीं, गर्व होता है। समाप्ति। और एक सवाल जो दरबार में गूंजा। उस दिन बीरबल की वापसी के साथ दरबार की रौनक लौट आई। शेख अनवर को सजा हुई और बीरबल ने वो सारे पीड़ित व्यापारियों को न्याय दिलवाया। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, अगर मैं तुम्हें फिर किसी और साजिश के नाम पर दरबार से निकाल दूं तो क्या तुम फिर भी मुस्कुराओगे? बीरबल झुके और बोले, हुजूर, मैं तब भी मुस्कुराऊंगा, पर अगली बार शायद मैं आपकी शक्ल में लौटूं। पूरे दरबार में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। समाप्त। लेकिन अगली बार दरबार में बीरबल को फिर एक अजीब चुनौती मिलने वाली है, जिसमें उन्हें खुद अकबर की पहचान पर सवाल उठाना होगा। खट्टी इमली और मीठा राज। एक दिन की बात है। दरबार के बाहर भीड़ जमा थी। हर कोई अपने अपने झोले में कुछ लिए अंदर जाने की जुगत में लगा था। कोई नींबू लेकर आया था, कोई आम, और एक तो पूरी बाल्टी में इमली लेकर खड़ा था। बीरबल ने खिड़की से झांका और मुस्कराए। अंदर दरबार में बादशाह अकबर अपने नए इमली निर्णय पर गर्व महसूस कर रहे थे। आज से हमारे राज्य में हर फल की मिठास की दर तय होगी, अकबर ने घोषणा की थी। जो फल जितना मीठा, उसकी कीमत उतनी ज्यादा। किसी को हंसी आई, किसी ने ताली बजाई, लेकिन सबसे ज्यादा मजा तो साजिशकर्ताओं को आया, क्योंकि अब ये फल नहीं, अफवाहों का बाजार बनने वाला था। मिठास की जांच बीरबल के सिर। बीरबल को जब यह नई योजना समझाई गई तो उन्होंने पलटकर पूछा, हुजूर, इमली की खटास नापने के लिए ज़बान चाहिए या तराजू? अकबर मुस्कराए, तुम्हारी ज़बान काफी है। और इस तरह हर सुबह बीरबल को 15 से 20 तरह की इमलियां चखनी पड़ती। गांव, शहर, रियासतों से लाई गईं। किसी में भावनात्मक खटास, किसी में बचपन की यादें, और कुछ तो इतनी खट्टी कि बीरबल की आंखों से आंसू आ जाते। अचानक मिठास बढ़ गई। कुछ ही दिनों में बीरबल को एक अजीब बात पता चली। जिन फलों को उन्होंने खट्टा बताया था, वही अब दरबार मीठा प्रमाणित होकर लौट रहे थे। बीरबल चौंके, मैंने तो कल ही इसे खट्टा कहा था। एक चिट्ठी आई। बीरबल जी, आप भूल गए होंगे, आपने मेरी इमली को मीठा कहा था। ये रहा दरबारी मुहर वाला पर्चा। मुहर असली थी, दस्तखत भी। बीरबल मुस्कराए नहीं। उन्हें गंध आ गई थी, खट्टी साजिश की। शहजादा नाजिम की योजना। दरबार में लंबे समय से एक नाम चुपचाप असर जमा रहा था, शहजादा नाजिम। दूर के रिश्ते से अकबर का भतीजा, लेकिन और भी दूर के रिश्ते से बीरबल का विरोधी। नाजिम ने इमली व्यापारियों से साठगांठ कर ली थी। बीरबल का नाम, दस्तखत और दरबारी मुहर तीनों की नकल करवाई गई और हर फलों की गाड़ी मीठा प्रमाणित होकर बाजार में बिकने लगी। एक रात बीरबल ने भेष बदलकर इमली बाजार की सैर की। वहां एक बच्चा आवाज लगा रहा था, 20 पैसे में दरबारी इमली।
बीरबल जी की जुबान से मीठी। बीरबल ने इमली का टुकड़ा चखा, इतना खट्टा कि जबान सिकुड़ गई। ये बीरबल जी ने चखी है? उन्होंने पूछा। हाँ हुजूर। देखिए, ये रहा उनका हस्ताक्षर। बीरबल मुस्कराए, शुक्र है मैं खुद हूं, वरना इस इमली से तो जुबान कट जाती। बीरबल का पलटवार। अगले दिन बीरबल दरबार में घोड़े पर सवार होकर पहुंचे। घोड़े की पीठ पर टंगे थे 2 बोरों में ढेर सारी इमलियां। हुजूर, बीरबल बोले, मैंने भी एक नई खोज की है, एक ऐसी इमली जो सिर्फ झूठ के मुंह में जाकर मीठी हो जाती है। अकबर हंसे, और यह कैसे पता चलेगा? बीरबल बोले, मैं हर दरबारी को एक टुकड़ा खिलाऊंगा। जिसके मुंह में यह मीठी लगेगी, समझ लीजिए वही साजिश में शामिल है। नाजिम की आंखें फैल गईं। उसे समझ आ गया कि यह बीरबल की चाल है। सब दरबारियों ने इमली चखी, खट्टी निकली। नाजिम ने मुंह लगाया, बहुत मीठी है, बहुत ही बेहतरीन। बीरबल मुस्कराए, हुजूर पकड़ लीजिए, ये वही जीभ है जो झूठ से मीठी हो जाती है। दरबार की गूंज। अकबर ने आदेश दिया, नाजिम के पूरे दस्तावेज खंगाले जाएं और वो सारी इमलियां जब्त की जाएं जो बीरबल प्रमाणित थीं। नाजिम पकड़ा गया। उसका इमली साम्राज्य चूर हो गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि झूठ मीठा लगेगा? बीरबल बोले, हुजूर, जिसे खट्टी बातें बुरी लगती हैं, वही सबसे खतरनाक होता है। कड़वा सच उन्हें मीठा नहीं लगता। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। तीसरे कान वाला आदमी। एक दिन की बात है। दरबार में एक अजीब अफवाह आग की तरह फैल रही थी। राजधानी में एक ऐसा आदमी घूम रहा है जिसके पास 2 नहीं 3 कान हैं, और वह हर किसी की बात दीवार पार से भी सुन लेता है। पहले तो लोग हंसे, फिर डरने लगे। कहीं वो बादशाह की बातें न सुन ले, या बीरबल की योजनाएं चुरा ले तो? बीरबल जब दरबार पहुंचे तो देखा कि मंत्रीगण अपने मुंह पर रुमाल बांधकर बातें कर रहे हैं, और अकबर ने तो अपने कक्ष की दीवारों पर ऊन लपेट रखी थी। ये क्या हो रहा है हुजूर? बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा। अकबर बोले, राजधानी में कोई तीसरे कान वाला आदमी घूम रहा है बीरबल, और वो हमारी सबसे गोपनीय बातें सुन लेता है। मैं किसी भी हालत में उसे बख्शूंगा नहीं। तो आप चाहते हैं कि उसे पकड़ूं? नहीं, अकबर बोले, मैं चाहता हूं कि तुम साबित करो कि ऐसा कोई आदमी संभव ही नहीं। बीरबल की भौहें टेढ़ी हुईं। मतलब वो आदमी सच है, लेकिन आपको ये साबित करना है कि वो झूठ है। ठीक समझे, अकबर बोले, ताकि लोग डरना बंद करें। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मुझे 3 दिन चाहिए और एक बड़ा ढोल। पहला दिन अफवाह की आग। बीरबल ने नगर के चौक में एक ढोल रखा और ढोल पर बड़ा सा बोर्ड टांग दिया। यह जादुई ढोल है, इसके सामने झूठ बोलोगे तो ढोल अपने आप बज उठेगा। अब लोग एक एक कर आने लगे। कोई कहता, मैंने कभी चोरी नहीं की, ढोल चुप। कोई बोला, मैं सबसे ईमानदार हूं, ढोल फिर चुप। अचानक एक औरत बोली, मैंने आज तक अपने पति से झूठ नहीं बोला। ढोल जोर से बज उठा। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अफवाहें अब जादुई ढोल की होने लगीं, तीसरे कान वाले की नहीं। लेकिन बीरबल की योजना का असली हिस्सा अभी बाकी था। दूसरा दिन, तीसरे कान की परीक्षा। बीरबल ने फिर से ढोल के पास एक बोर्ड लगाया। आज तीसरे कान वाला आदमी आएगा, और जो उसे पहचान लेगा उसे 100 अशर्फियां मिलेंगी। अब पूरा नगर चौक पर जमा हो गया। सब एक दूसरे को घूरने लगे। उसकी टोपी देखो, वो आदमी बहुत चुप है। उसके कान पर बाल क्यों नहीं हैं?
पर कोई नहीं जानता था कि बीरबल ने वहां तीसरे कान वाले को भेजा ही नहीं था। शाम को बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, आज तीसरे कान वाला आया ही नहीं, और फिर भी तुम सब डर गए। डर ने तुम्हारी आंखों से ज्यादा तुम्हारे कानों को धोखा दिया है। तीसरा दिन असली चाल। अकबर बोले, बीरबल, लोगों की हंसी ठिठोली ठीक है, पर मुझे यकीन दिलाओ कि कोई तीसरे कान वाला नहीं है। बीरबल बोले, बस हुजूर, एक आखिरी प्रयोग। उसने एक कक्ष बनवाया, पूरी तरह से ढका हुआ, अंदर कोई भी आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। उसमें अकबर, बीरबल और 2 गुप्त मंत्रीगण दाखिल हुए। बीरबल ने भीतर धीमे से एक नाम लिया, मंत्री सलीम बेईमान है। बाहर किसी को कुछ नहीं सुनाई दिया। लेकिन अगले दिन सलीम दरबार में बिफर गया। हुजूर, मुझ पर गलत इल्जाम लगाया गया है। मैंने कोई चोरी नहीं की। अकबर चौंक गए, पर हमने तो ये बात किसी से नहीं कही। बीरबल मुस्कराए, अब आपको समझ आया। सलीम ही है वो तीसरे कान वाला। वो हमारे भरोसेमंद कक्ष सेवक को रिश्वत देकर दीवारों से कान लगा रहा था। लेकिन असली तीसरा कान उसका लालच था। साजिश का पर्दाफाश। बाद में सलीम के घर से कई गुप्त दस्तावेज बरामद हुए। वो वाकई दीवार के पास खड़े सेवकों को पैसे देता था, और जो कुछ भी सुनता उसे महल के बाहर बेचता था। अकबर बोले, बीरबल, तुमने तीसरे कान का रहस्य तो सुलझा दिया। अब बताओ, क्या चौथे कान वाले भी हो सकते हैं? बीरबल हंसकर बोले, हो सकते हैं हुजूर, और वो होते हैं जासूस, जो कभी दिखते नहीं लेकिन हर जगह होते हैं। दरबार हंसी से गूंज उठा। अगर आप ये कहानी YouTube पर देख रहे होते तो जरूर कमेंट करते, मेरे पास भी तीसरा कान है। बीरबल जैसा दिमाग। अगली कहानी, छोटे कपड़े और बड़ी साजिश। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर का दरबार रोज की तरह सजा था, लेकिन उस दिन माहौल में कुछ अजीब सी चुप्पी थी। वजीर, कवि, फकीर, ताश के खिलाड़ी सब जैसे कुछ कहने से बच रहे थे। बीरबल ने दरबार में घुसते ही यह सन्नाटा महसूस कर लिया। हुजूर, आज दरबार ऐसा लग रहा है जैसे सबने हलवाई की दुकान से उधारी ले ली हो और अब मिठाई की तरफ देख भी नहीं सकते। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा। अकबर ने सिर उठाया, पर उनकी मुस्कान गायब थी। बीरबल, आज सुबह ही एक औरत ने दरबार में अजीब फरियाद की है। किस तरह की? उसका कहना है कि शहर की इज्जत अब फैशन से तय होती है, और उसकी दुकान में अब वो ही लोग आते हैं जो कम से कम कपड़ा पहनते हैं। बाकी लोगों को पुराने जमाने का घोषित कर दिया गया है। बीरबल ने आंखें छोटी कीं। हुजूर, अगर कपड़े कम होने से समझदार बनने की पहचान होती तो बिल्लियां हमसे ज्यादा बुद्धिमान होती। अकबर मुस्कराए नहीं, गंभीर बने रहे। लेकिन ये मामला सिर्फ फैशन का नहीं है। इस औरत की दुकान पर रोज अमीरों का आना, फिर उन्हीं का सियासी लोगों से मिलना। कुछ तो गड़बड़ है। बीरबल ने कहा, लगता है सुई कहीं कपड़ों से निकलकर साजिश की तह तक जा पहुंची है। तुरपाई का काम शुरू। बीरबल ने भेष बदला, एक नौसिखिया दर्जी बनकर उसी दुकान में नौकरी पाली जिसका नाम था दरबार फैशन एंड क्लास। यहां हर चीज उल्टी थी। जो जितना अमीर वो उतना कम कपड़ा मांगता, और जो जितना ऊंचे पद का उसे क्लास के नाम पर मुफ्त में सिलाई दी जाती। बीरबल ने देखा कि इन ग्राहकों में कुछ खास लोग बार बार आते थे, सेनापति, सलाहकार और कुछ गुप्त सिपाही। वो नाप देने आते, लेकिन चर्चा करते महल के नक्शों, गुप्त द्वारों और रात्रि सभा की योजनाओं पर। और सिलाई के नाम पर उन्हें जो लिफाफे दिए जाते उनमें कपड़े नहीं बल्कि दस्तावेज होते। अकबर को आधुनिक बनाने की चाल। तीसरे दिन अकबर को एक संदिग्ध निमंत्रण मिला।
जहां पनाह को नई सोच अपनाने के लिए दरबार फैशन शो में आमंत्रित किया जाता है। अकबर ने बीरबल को बुलाया। क्या मुझे भी चलना चाहिए? बीरबल बोले, जरूर, लेकिन मैं आपको वहां का डिजाइनर बनाकर ले जाऊंगा। फैशन शो में भांडा फूटा। फैशन शो में जब अकबर डिजाइनर शाह अली बनकर गए और मंच के पीछे से मॉडल्स को देखते रहे, तब उन्हें समझ आया, इन फैशनेबल कपड़ों के नाम पर दरबार के राज बिक रहे हैं। हर कपड़े में एक सिलाई और हर सिलाई में एक चिट्ठी। बीरबल मंच पर आया और बोला, आज हम पेश कर रहे हैं विचारधारा की चोली, जो जितनी छोटी होगी उतनी बड़ी चाल खोलेगी। तालियां बजीं। पर तभी बीरबल ने मंच पर रखी एक पोशाक को फाड़ा और उसके अंदर से निकली महल के खुफिया तहखाने की नक्शानुमा चिट्ठी। पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। साजिश की असली मालकिन। बीरबल ने भीड़ में से उस औरत को बाहर निकाला, वही दुकान की मालकिन जिसने फैशन को राजनीति की चाबी बना रखा था। हुजूर, यह महिला फैशन की आड़ में रजवाड़ों को उकसाकर आपके खिलाफ मोर्चा बना रही थी। जो जितना आधुनिक दिखे उतना विद्रोही निकले, यही इसका फार्मूला था। अकबर ने पूछा, पर तुमने इसे पकड़ा कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि जो दर्जी सिर्फ कपड़ा देखे वो दर्जी नहीं। मैं हर नाप के पीछे की नीयत को भी टटोल रहा था। दरबार में फैशन का नया पैमाना। अकबर ने आदेश दिया, अब से फैशन वह नहीं जो कम कपड़ा दिखाए, बल्कि वह जो अपने इरादे साफ रखे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और अगर कोई फिर भी इरादे छुपाए तो हम उसकी दरबारी पैंट उल्टी पहनवा देंगे। पूरे दरबार में हंसी की गूंज दौड़ गई। अगली कहानी। सिर कटवाने की सबसे बड़ी बोली। एक दिन की बात है। शाही दरबार में चारों ओर चुप्पी पसरी थी। अकबर बादशाह ने अपने सिंहासन पर बैठते ही एक ऐसी घोषणा कर दी थी जिसने सारे दरबारियों की ज़बान को उनके गले में फंसा दिया था। आज से हमारे साम्राज्य में एक नीलामी होगी, सिर कटवाने की सबसे बड़ी बोली की नीलामी। इतना सुनते ही बीरबल की भौहें सिकुड़ी, कवियों के पंख सूख गए और मंत्रीगण की टोपी अचानक भारी लगने लगी। महाराज मुस्कुराए नहीं थे, बल्कि एकदम गंभीर थे। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में बढ़ते अपराधों को देखकर मैंने सोचा है कि अपराधियों को सजा देने के लिए अब जनता खुद तय करे किसका सिर कटे और किसका बचे। और जो सबसे ज्यादा कीमत चुकाएगा उसी की मर्जी चलेगी। दरबार में खलबली मच गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये न्याय है, क्रांति है या पागलपन। बीरबल ने धीरे से कहा, हुजूर, न्याय की कीमत लगाना क्या उसे न्याय नहीं, बाजार बना देगा? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर बाजार में बिक रहा न्याय बुरा है तो दरबार में बैठा मुफ्त अन्याय उससे बेहतर कैसे हो सकता है? पहली नीलामी शाही धोबी बनाम रसोइया। नीलामी की पहली सूची आई। शाही धोबी पर आरोप था कि उसने बादशाह की कमीज बिना धोए इस्त्री कर दी थी। रसोइये ने उस पर 50 अशर्फिया बोली, क्योंकि धोबी ने उसकी पसंदीदा करी को कपड़े का रंग बता दिया था। बीरबल मुस्कुराए लेकिन चुप रहे। नीलामी हुई और धोबी को 1 दिन की जेल मिली। मगर खबर आग की तरह फैली, अब से कोई भी किसी पर बोली लगाकर उसे सजा दिला सकता था। शहर में बवाल। 3 दिनों में चौक चौराहों पर बोली केंद्र खुल गए। पति अपनी बीवी पर 10 अशर्फिया चढ़ा रहा था क्योंकि उसने दाल में नमक कम डाला था। पड़ोसी अपने पड़ोसी की मुर्गी पर 5 अशर्फिया इसलिए बोली क्योंकि वो रोज उसकी छत पर बैठती थी। और एक व्यापारी ने तो अपने साझेदार के खिलाफ 500 अशर्फिया बोली दी, सिर्फ इसलिए कि वह उससे ज्यादा साफ कपड़े पहनता था। शहर का माहौल अब डरावना हो गया था। लोग एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगे। बोली का बाजार गर्म था और न्याय का तराजू उल्टा। बीरबल की चुप्पी और गहराता संकट।
बीरबल ने चुपचाप सब देखा, ना कोई सुझाव दिया, ना आपत्ति जताई। अकबर को हैरानी हुई। बीरबल, तुम्हारा तो हर बात पर तर्क होता है, अब क्यों चुप हो? बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं भी नीलामी की तैयारी कर रहा हूं। किस चीज की? अभी नहीं बताऊंगा, समय आने दीजिए। जब दरबार में आया सबसे बड़ा नाग। 5वें दिन दरबार में एक अजीब प्रस्ताव आया। एक आदमी ने बीरबल के सिर पर 1000 अशरफिया की बोली लगा दी। पूरा दरबार स्तब्ध। उस व्यक्ति का नाम था रईस अजहर काज़मी। बहुत बड़ा साहूकार, अकबर के ज़माने का रसूखदार आदमी। उसने कहा, बीरबल ने मेरे दादा को दरबार से बेइज्जत किया था, अब मैं उनके वंशज से हिसाब बराबर करूंगा। अकबर सन्न। बीरबल शांत। बीरबल ने पूछा, और आपने ये बोली किस भावनात्मक स्तर से लगाई है? अजहर बोला, प्रतिशोध। बीरबल बोले, तो मेरा सिर अब बोली में बिका। चलिए, मुझे तैयार होना चाहिए। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं इसे रुकवा सकता हूं, ये न्याय नहीं है। बीरबल बोले, नहीं हुजूर, आपने नियम बनाए, अब नियम सब पर बराबर लागू होने चाहिए। बीरबल की उल्टी चाल। अगले दिन बीरबल ने एक घोषणा करवाई, मैं अपनी नीलामी खुद करूंगा। जो मेरा सिर कटवाना चाहता है, उसे सार्वजनिक सभा में 2000 अशरफियां लगानी होंगी, और सिर काटने का अधिकार उस आदमी को मिलेगा जो खुद भी अपना सिर दांव पर लगाए। अब शहर में हड़कंप मच गया। कई लोग पीछे हट गए। अजहर काज़मी अब दोबारा सोचने लगा। लेकिन एक युवक आगे आया, मैं लगाऊंगा बोली। मेरा नाम इमरान है। मुझे बीरबल से सैकड़ों शिकायतें हैं। उसने अपने घर तक गिरवी रख दिए। बीरबल मुस्कराए। ठीक है इमरान, लेकिन अगर मैं साबित कर दूं कि तुम किसी और की साजिश में इस्तेमाल हो रहे हो, तो तुम्हें 2 सिर देने होंगे, एक मेरा और एक तुम्हारा। इमरान कांप गया। बीरबल ने उससे एक सवाल पूछा, तुम्हें मेरे खिलाफ गवाही किसने दी थी? रईस अजहर साहब ने। और उन्हें तुम्हारे पिता ने लोन क्यों नहीं दिया था? अब दरबार की हवा बदलने लगी। इमरान बोला, क्योंकि उन्होंने अजहर साहब की धोखाधड़ी पकड़ ली थी। बीरबल ने कहा, और तुम्हें बदले में रईस ने पैसे और सिर कटवाने का मौका दिया। यानी यह नीलामी अब न्याय नहीं, साजिश का मंच बन चुकी है। नीलामी का पतन और न्याय की वापसी। अकबर ने एक लंबी सांस ली। बीरबल, यह खेल मैंने शुरू किया था। मुझे लगा था कि लोग न्याय को समझेंगे, लेकिन उन्होंने उसे हथियार बना लिया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, न्याय की नीलामी न्याय नहीं होता, वो नफरत का बाजार बन जाता है। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से सिर कटवाने की नीलामी हमेशा के लिए बंद की जाती है। न्याय अब सिर्फ न्यायाधीश देंगे, न कि धन और प्रतिशोध के बोली लगाने वाले। रईस अजहर को गलत इरादे से बोली लगाने पर जेल भेज दिया गया। बीरबल ने इमरान को नौकरी दी। जिसने एक बार सिर की कीमत जानी, वही दूसरों के जीवन को समझ सकता है। आखिरी पल। दरबार फिर से सामान्य हो गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर तुम बोली जीत जाते और कोई तुम्हारा सिर ले ही लेता, तब क्या करते? बीरबल हंसे, तब मैं दरबार से गला बचाकर नहीं, सिर उठाकर निकलता, हुजूर। और पूरे दरबार में तालियों की गूंज फैल गई। सिर बचाने वाला नहीं, सिर ऊंचा रखने वाला बीरबल फिर विजयी हुआ। समाप्त। अगली कहानी, बादशाह का गूंगा दरबार। एक दिन की बात है। अकबर दरबार में बड़े विचित्र मूड में थे। दरबारी जैसे हर बात पर मौन हो गए थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, केवल इशारे कर रहा था।
बीरबल दरबार पहुंचे तो देखा कि सभी मंत्री, सैनिक, कवि और यहाँ तक कि खुद बादशाह अकबर भी होठों पर उंगली रखे खड़े हैं। उन्होंने इशारे से बीरबल को बैठने को कहा। बीरबल ने भौहें चढ़ाई, फिर कुर्सी खींची और बोला, क्या आज दरबार की ज़बान छुट्टी पर है या किसी ने चुप्पी का कर लगा दिया है? अकबर ने लंबी सांस ली, फिर बोले, बीरबल, मैंने एक निर्णय लिया है। आने वाले 7 दिन तक दरबार में कोई कुछ बोलेगा नहीं। हर फैसला, हर सवाल, हर जवाब बिना बोले ही होगा। बीरबल चौंक गए, हुजूर, ये कैसा नियम है? ये मौन दरबार होगा। बोलने से झूठ पैदा होता है, गलतफहमियां होती हैं और कभी कभी विद्रोह भी। मैं देखना चाहता हूं कि क्या चुप रहकर हम ज्यादा समझदार हो सकते हैं। बीरबल मुस्कराए, मुझे तो डर है हुजूर, कहीं चुप्पी इतनी न बढ़ जाए कि तलवारें ही बोलने लगें। पहले दिन इशारों में उलझा न्याय। पहले ही दिन एक किसान आया, उसकी गाय चोरी हो गई थी। वो चुपचाप रो रहा था और अपने हाथों से गाय की सींगें बना रहा था। अकबर ने इशारे से 2 सिपाहियों को बुलाया, पता लगाओ ये आदमी क्या कह रहा है। सिपाही गए, लौटे और बोले, नहीं, सिर्फ इशारे किए कि गाय गायब है। फिर 3 लोग और आए, सब गाय की सींगें बना रहे थे। अब कौन चोर है, कौन असली मालिक, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। बीरबल उठे और एक चुटकी में समस्या हल कर दी। उन्होंने सब गाय वालों को अलग अलग पत्ते पकड़ाए और बोला, जो असली मालिक है उसकी गाय इस पत्ते को पहचान लेगी, बाकी पत्तों को घास समझकर खा जाएगी। सभी ने अपनी अपनी पत्तियां खेत में रख दीं। बीरबल चुपचाप गाय को लेकर वहां पहुंचे। गाय सिर्फ एक पत्ती को सूंघकर वही खड़ी रह गई, बाकी को खा गई। बीरबल बोले, हुजूर, असली मालिक यही है। अकबर मुस्कराए, बिना बोले। दूसरा दिन कविता का मौन युद्ध। दरबार में आज शायरों की बारी थी। लेकिन बात ये थी, शायरी भी इशारे में करनी थी। कोई अपनी कमर लचकाकर इश्क जताता तो कोई माथा पकड़कर गम दिखाता। एक शायर तो जमीन पर लेट गया और अपनी उंगली से दिल बनाता रहा। बीरबल ने उसे देखकर कहा, इसकी कविता का मतलब है, मोहब्बत में मैं जमीन पर लौट चुका हूं, लेकिन तेरे नकली दिल ने मुझे गिरा दिया। अकबर की हंसी छूट गई और नियम टूट गया। वो बोले, बीरबल, तुमने मुझे हंसा दिया, लेकिन अभी 5 दिन बाकी हैं। बीरबल बोले, हुजूर, अगर हंसी जुबान से निकली तो मौन टूटा, लेकिन अगर आत्मा से निकली तो क्या? अकबर बोले, तो फिर आत्मा से बोलते रहो, जुबान से नहीं। तीसरा दिन साजिश की सरसराहट। शहर में खबर उड़ने लगी थी, बादशाह मौन हैं। अब राजकीय फैसले रुक गए हैं। ये समय है ताकत बढ़ाने का। कुछ दरबारियों ने योजना बनाई कि इस मौन दरबार का लाभ उठाकर एक नकली आज्ञा जारी कर दें। बादशाह ने मंत्री सलीम को बर्खास्त कर दिया है। आज्ञा लिखी गई, दस्तखत नकली थे, पर पहुंच गई सलीम के पास और सलीम ने विरोध जताने दरबार में दस्तक दी। पर दरबार तो मौन था, कोई कुछ कह नहीं सकता था। सलीम झल्लाया, मुझे बताया जा रहा है कि मुझे निकाल दिया गया है और आप सब चुप बैठे हैं। बीरबल ने मुस्कराकर एक रेखाचित्र बनाकर अकबर को थमाया। चित्र में एक बंदर, एक मोर और एक बगुला एक शेर के सामने चुपचाप बैठे थे। अकबर ने चित्र देखा और तुरंत आदेश दिया, जिसने भी मौन की आड़ में झूठ फैलाया, उसे उसी चुप्पी की कैद में भेज दो। चौथा दिन बीरबल की योजना। बीरबल ने देखा कि अब दरबार की हालत अजीब हो चुकी थी। न्याय में देरी हो रही थी। मंत्री आपस में बातें नहीं कर पा रहे थे। जनता भ्रम में थी कि दरबार अब भी सत्ता में है या नहीं।
बीरबल ने अकबर से इशारों में विनती की, हुजूर, मैं एक खेल खेलना चाहता हूँ। मौन की माया नामक नाटक। अकबर ने इजाजत दी। मौन की माया नाटक या दर्पण? बीरबल ने एक मंच सजवाया। नाटक में 3 पात्र थे। एक चुप्पा राजा, एक चालाक मंत्री और एक मूर्ख जनता। राजा हर बात पर चुप रहता। मंत्री उसकी चुप्पी का अर्थ खुद से निकालकर फैसले करता। मुस्कराया है यानी युद्ध चाहिए। राजा ने सिर हिलाया है यानी टैक्स बढ़ेगा। और जनता, जो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, इधर उधर भागती फिरती। राजा कुछ क्यों नहीं बोलते? शायद वो हमसे नाराज हैं। शायद हम अब आजाद हैं। अकबर मंच के पीछे से सब देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, बीरबल। बीरबल बोले, हाँ हुजूर। ये चुप्पी खतरनाक है। बोलो, क्या करूं? बीरबल मुस्कराए। जुबान पर ताले तो लग सकते हैं, पर दिमाग पर नहीं। और दिमाग की चुप्पी सबसे बड़ा विद्रोह बन जाती है। मौन दरबार का समापन। अकबर ने मंच पर आकर घोषणा की, मैंने जाना कि मौन संवाद से बड़ा नहीं हो सकता। चुप्पी कभी कभी अच्छा अभ्यास है, लेकिन शासन का आधार नहीं। उन्होंने सब दरबारियों से कहा, बोलो, सवाल करो, विरोध भी करो, क्योंकि मौन शांति नहीं, भ्रम देता है। बीरबल ने मुस्कराकर अंतिम वाक्य कहा, और हुजूर, अगर कभी फिर बोलने से मन हटे तो बस बीवी से बहस कर लीजिए, बोलने की आदत वापस आ जाएगी। पूरे दरबार में जोर की हंसी गूंज उठी। मौन दरबार अब फिर से आवाजों वाला हो चुका था। समाप्त। अगली कहानी। दरबार में बही नकली आंसू की नदी। एक दिन की बात है। शाही दरबार में बड़ी हलचल मची थी। वजह कोई युद्ध, साजिश या विदेशी पत्र नहीं था, बल्कि एक छोटा सा गरीब आदमी था, जो रोते रोते दरबार में घुस आया था और पूरे हॉल की फर्श अपने आंसुओं से गीली कर दी थी। वो जमीन पर लोट लोट कर विलाप कर रहा था, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा पूरा परिवार मारा गया, मेरी जमीन हड़प ली गई, मेरी दुकान जला दी गई, और अब मेरे बकरी तक मुझसे छीन ली गई। हर दरबारी सन्न। अकबर की आंखें भीग गईं। ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है, बादशाह बोले। जिसने भी इसका नुकसान किया है, वो अब सलाखों के पीछे होगा। बीरबल धीरे से मुस्कराए। हुजूर, इंसाफ की शुरुआत करनी चाहिए, पर उसकी मिट्टी आंसुओं से नहीं, सच से बनती है। अकबर बोले, बीरबल, तुम फिर शक कर रहे हो? क्या तुम्हें आदमी के आंसू झूठे लग रहे हैं? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, आजकल रोना भी एक हुनर बन चुका है। कुछ लोग रोटी नहीं कमा सकते, पर आंसू बेचकर महल खरीद लेते हैं। दरबार में आंसू की जांच। अकबर ने फैसला दिया, अगर कोई भी बीरबल को गलत साबित कर दे कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, तो बीरबल को 7 दिन तक दरबार से निकाल दिया जाएगा। बीरबल ने हामी भरी, ठीक है, लेकिन मुझे इस आदमी के आंसू की जांच करनी होगी, थोड़ी सी अजीब तरीके से। पहला दिन, बकरी का बयान। बीरबल सबसे पहले उस बकरी की तलाश में निकले जिसके छीन जाने का जिक्र हुआ था। कुछ गुप्तचरों की मदद से पता चला कि वही बकरी शहर के दक्षिणी छोर पर एक पुराने घर में बंद है, अच्छी खुराक, साबुन से नहाई हुई और हल्दी लगी हुई। बीरबल ने बकरी को देखकर कहा, जिस बकरी का मालिक रो रहा है, वो तो यहाँ शादी के लिए तैयार बैठी है। गुप्तचरों ने बताया, ये वही आदमी है। उसने बकरी को एक कसाई को बेचा था, फिर खुद दरबार में इंसाफ मांगने गया। दूसरा दिन, दुकान का मामला। बीरबल ने उस मोहल्ले में जाकर जांच की जहां उसकी दुकान जली होने का दावा था।
वहां पता चला दुकानदार ने खुद अपनी दुकान में रात को तेल गिराकर आग लगाई थी और फिर मुआवजा मांगने नगर पालिका पहुंच गया। बीरबल ने कहा, जिसको धुएं में दिखता है पैसा, वो आग से डरता नहीं। तीसरा दिन, परिवार की मौत। अब बीरबल पहुंचे उस गांव में जहां उस व्यक्ति का परिवार मारा गया था। गांव के लोग पहले चुप रहे, फिर धीरे धीरे सच्चाई बताई। हुजूर, उसका परिवार जिंदा है और सबके सब अलग अलग राज्यों में काम करते हैं। ये साहब हर 6 महीने में किसी न किसी दरबार में पहुंच जाते हैं और अलग अलग कहानी गढ़ते हैं। एक बुजुर्ग बोला, इसने तो एक बार बाड़मेर के दरबार में कहा था कि इसके बच्चे मगरमच्छ खा गए। चौथा दिन, नकली आंसुओं की फैक्ट्री। बीरबल ने अब उस असली जगह का पता लगाया जहां ये व्यक्ति अपनी नकली आंसू तैयार करता था। दरअसल वह एक नाटक मंडली से जुड़ा हुआ था जहां अभिनय से आंसू निकालना सिखाया जाता था। वहां के गुरु ने कहा, ये मेरा सबसे प्रतिभाशाली शिष्य है। बिना प्याज के भी इतना रो सकता है कि लोग भीग जाएं। बीरबल मुस्कराए तो अब समझ आया, ये आदमी गरीब नहीं, अत्याचार का अभिनेता है। 5वां दिन, दरबार में पर्दाफाश। बीरबल दरबार में पहुंचे, साथ में लाए वो बकरी, दुकान के दस्तावेज, गांव की गवाही और अभिनय मंडली का प्रमाण पत्र। उन्होंने कहा, हुजूर, यह आदमी सच्चा नहीं, पेशेवर दया मांगने वाला है। ये जगह जगह जाकर आंसुओं का व्यापार करता है और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ऐसे लोग उन सच्चे पीड़ितों की आवाज को दबा देते हैं जो वास्तव में मदद के हकदार हैं। बादशाह ने आदेश दिया, इसे 7 दिन तक महल के पीछे बने स्कूल में रखा जाए, जहां ये असली पीड़ितों की सेवा करे, ताकि समझ सके कि आंसू का मतलब सिर्फ अभिनय नहीं होता। अंत में बीरबल की ओर देखकर अकबर बोले, तुमने फिर सच उजागर किया, लेकिन अब मुझे डर है कि असली आंसू और नकली आंसू के बीच हम कैसे पहचान करें। बीरबल बोले, हुजूर, जो चुप रहकर बहते हैं वो सच्चे आंसू होते हैं। जो चिल्ला चिल्लाकर टपकते हैं वो अभिनय होते हैं। दरबार में सन्नाटा था, मगर इस बार सन्नाटा समझ का था। समाप्त। अगली कहानी। बीरबल और उस व्यापारी की आत्मा जो हर रात ताली बजाती थी। एक दिन की बात है। शाम का वक्त था। लाल किला की दीवारों से सूरज की किरणें उतर रही थीं और राजधानी के बाजारों में धीरे धीरे दुकानें बंद हो रही थीं। लेकिन शहर के सबसे बड़े व्यापारी सुधीर मल सेठ के घर से हर रात एक अजीब आवाज सुनाई देती थी, ताक 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 ताक, ताली ताली। सेठ मर चुका था पूरे 4 महीने पहले, लेकिन जब घड़ी रात के ठीक 11 बजती तो उसकी हवेली के अंदर से ताली बजने की आवाज आती। पहले लोगों ने समझा कोई नौकर खेल रहा है, फिर सोचा कोई चोर इशारा करता होगा। लेकिन जब सेठ के बेटे ने दरवाजे ताले से बंद करके पहरा बढ़ाया और फिर भी ताली बजने की आवाज आई, लोग डर गए। चारों ओर अफवाह फैल गई, सुधीर मल की आत्मा हर रात लौटती है और कोई रहस्य है जो वो ताली बजाकर बताना चाहती है। मामला पहुंचा बादशाह अकबर तक। बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर बोले, बीरबल, अब भूत प्रेत तुम्हारी समझ में आते हैं? बीरबल मुस्कराए, हुजूर, जिनका हिसाब बाकी रह जाए वे मरने के बाद भी हिसाब मांगते हैं, चाहे वो आदमी हो या आत्मा। तो फिर ये ताली हर रात एक ही वक्त आत्मा का इशारा है क्या? बीरबल बोले, मुझे 2 रातें चाहिए और सेठ की हवेली में अकेला रहने की इजाजत। पहली रात हवेली में ताला और डर। बीरबल अकेले हवेली में दाखिल हुए। किरकिरा अंधेरा।
दीवारों पर पुराने व्यापारिक अनुबंधों की तस्वीरें और एक बड़ा सा पितामह घड़ी की तरह टिक टिक करता सेठ का चित्र। बीरबल ने एक मेज के नीचे छिपकर चुपचाप समय देखा। घड़ी 11 पर पहुंची और तभी ताक ताक ताक, ताली ताली। बीरबल चौंके नहीं। उन्होंने धीरे धीरे दीवारें खटखटाई, फर्श पर कान लगाया और हवेली के पुराने बरामदे में जाकर देखा, कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने एक बात नोट की, ताली के साथ एक हल्की सी लकड़ी की सरसराहट होती थी, जैसे कोई पर्दे के पीछे हाथ घुमा रहा हो। दूसरी रात चुप्पी की तह में साजिश। दूसरी रात बीरबल छिपे नहीं बल्कि खुलकर एक कुर्सी पर बैठ गए। इस बार उन्होंने हवेली में 4 अलग अलग जगहों पर सूखे आटे की परत बिछाई। 11 बजे ताली फिर बजी। सुबह जब आटे की परत देखी गई, एक जगह पर हल्का सा पंजे का निशान मिला और उसके पास ही दीवार में एक पुरानी दरार जो बाहर सड़क तक जाती थी। बीरबल मुस्कराए। दरबार में राज खुला। अगले दिन बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, सेठ सुधीर मल की आत्मा नहीं, उसकी तिजोरी की चाबी ताली बजा रही है। मतलब? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, उस सेठ के मरने के बाद उसकी हवेली में 3 लोगों ने मिलकर एक गुप्त सुरंग बनाई। उसका नौकर, मुंशी और दूर का रिश्तेदार। वे हर रात 11 बजे सुरंग से अंदर घुसते, दीवार में बनी एक घुंडी दबाते और वही ताली जैसी आवाज आती। असल में वो तिजोरी की दूसरी परत का गुप्त लॉक था, जो हर रात केवल इसी समय खुलता था। पर तिजोरी में था क्या? सिर्फ सोना नहीं हुजूर, बल्कि उन व्यापारियों की रसीदें जो कर चोरी करते थे। अब चोरों का गिरोह हर रात एक एक करके उन रसीदों को निकाल रहा था और लोगों को डराने के लिए अफवाह फैला दी गई कि आत्मा ताली बजा रही है। चोर पकड़े गए। बीरबल ने गुप्तचरों को तैनात किया और तीसरी रात को तीनों लोग पकड़ लिए गए, सुरंग समेत। उनके पास से हजारों अशर्फिया, चांदी की मुहरें और कई बड़े रईसों के गुप्त हस्ताक्षर मिले। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक आत्मा का रहस्य नहीं, कई आत्माएं बचा लीं, वो जो अभी मरी नहीं थीं, पर करप्शन में डूब रही थीं। बीरबल बोले, हुजूर, जब न्याय के दरवाजे बंद हों तो साजिशें सुरंग बनाती हैं और ताली बजाकर निकल जाती हैं। पर अगर दरबार जाग जाए तो आत्माएं नहीं, असली चेहरे कांपने लगते हैं। अंतिम मोड़? अकबर ने पूछा। और बीरबल, तुम अगर आत्मा होते तो किस बात पर ताली बजाते? बीरबल बोले, अगर सारा दरबार बिना रिश्वत, बिना डर और बिना घबराए काम करे तो मैं जरूर ताली बजाता, वो भी खड़े होकर। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। समाप्त। अगली कहानी, बीरबल और बर्तन धोने की प्रतियोगिता। एक दिन की बात है। अकबर का दरबार सुबह से ही असामान्य रूप से शांत था। आमतौर पर जहां बीरबल की चुटकियां और दरबारियों की बहसबाजी गूंजा करती थी, वहां उस दिन सब जैसे बर्तन बन चुके थे, खामोश, चमकदार और धोए जाने को तैयार। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। दरअसल हुआ यूं कि अकबर के मन में एक अजीब ख्याल आया। उन्होंने दरबार में घोषणा कर दी, आज से पूरे हफ्ते तक हर दरबारी रोज कम से कम एक बर्तन धोएगा। बीरबल ने जैसे ही सुना, उसकी भौहें तिरछी हो गईं। हुजूर, क्या आपने कोई सपना देखा था या ये कोई इबादत है जो बर्तनों से जुड़ गई है? अकबर बोले, न सपना न इबादत। दरअसल मैं देखना चाहता हूं कि हमारे राज्य के सबसे समझदार लोग जो बातें बहुत करते हैं, क्या हाथ से काम भी कर सकते हैं या सिर्फ जुबान से? दरबार सन्न। मंत्री, कवि, इतिहासकार, शाही ज्योतिषी, सबके चेहरे उतर गए। बीरबल बोला,
अगर दरबारियों को बर्तन मिलेंगे तो दरबार धीरे धीरे बावर्ची खाना बन जाएगा हुजूर। अकबर हंसे, तो फिर बीरबल, तुम्हारे लिए विशेष नियम, तुम्हें तो 10 बर्तन धोने होंगे रोज। बीरबल झुका और मुस्कराकर बोला, हुजूर ठीक है, लेकिन मैं बर्तन अपनी शर्तों पर धोऊंगा। बर्तन युद्ध की शुरुआत। अगले दिन किले के आंगन में बर्तनों की एक लंबी कतार लगाई गई। हर दरबारी के लिए एक बाल्टी पानी, एक साबुन की टिकिया और एक मिट्टी का घड़ा जिसमें बर्तन डुबोकर धुलना था। सभी अपने अपने हिस्से के बर्तनों के सामने खड़े हुए, जैसे सेनापति युद्ध से पहले खंभे की तरफ देखते हैं। बीरबल आखिर में आया, सिर पर साफा बांधा और जेब में कुछ छोटी बोतलें भरकर लाया जिसमें अलग अलग रंग की स्याही थी। पहला दिन रंगीन बर्तन, उलझे नियम। बीरबल ने अपने सारे बर्तनों को अलग अलग रंग से रंग दिया, फिर उन्हें साबुन से धोना शुरू किया। दरबारी चौंक गए, ये धो रहा है या कला प्रदर्शनी बना रहा है? बीरबल बोला, कला भी एक सफाई है, आत्मा की। पर यह खबर जब बादशाह तक पहुंची, वो बोले, ये भी कोई धोने का तरीका है? बीरबल ने तर्क दिया, हुजूर, जिन बर्तनों पर पहले रंग लगा दिए जाएं, वे फिर आसानी से गंदे नहीं होते। अकबर बोले, बात में दम है, पर बर्तन तो वही गंदे थे। बीरबल, तो असली गंदगी बाहर की नहीं, देखने वाले की आंख में थी। दूसरा दिन शाही ज्योतिषी की छींक और भविष्यवाणी। शाही ज्योतिषी ने बर्तन धोते समय अचानक छींक दी और बोला, महाराज, यह अशुभ संकेत है। बर्तन धोते धोते मैंने देखा, आने वाले समय में दरबार में पानी की कमी होगी। बीरबल तुरंत बोला, हाँ, क्योंकि आपने आधा पानी नाक में डाल लिया है। दरबार हंसी से गूंज उठा। तीसरा दिन मंत्री जी की चालाकी। मंत्री साहब ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने अपने नौकर को औरत के भेष में भेजा और बर्तन धोने का काम उससे करवाया। लेकिन बीरबल ने आवाज दी, अरे मंत्री जी, आपकी धोती का किनारा तो आज उस नौकर की कमर से बंधा हुआ दिख रहा है। मंत्री पसीने पसीने। अकबर ने हंसते हुए कहा, बर्तन धोने से ज्यादा बीरबल दरबार की चालें धोता है। चौथा दिन बीरबल का बर्तन मेला। अब बीरबल ने सब दरबारियों को बुलाया और कहा, आइए, आज बर्तन नियम को तोड़ते नहीं, समझते हैं। हर बर्तन को धोने से पहले सोचिए, ये बर्तन किसके लिए था। जो प्याला फकीर को दिया गया था वो सबसे ज्यादा चमकाया गया। जो थाली सिपाहियों की थी उसे लोहा चमकाने वाले ब्रश से साफ किया। जो कटोरी उस भिखारी की थी जिसे महाराज ने एक बार अपने हाथ से खाना खिलाया था, उसे गंगाजल से धोया गया। अकबर यह देखकर भावुक हो गए। बीरबल बोला, हुजूर, जब बर्तन इंसानों की याद दिलाए तो फिर उन्हें धोना सजा नहीं, इज्जत हो जाती है। पांचवां दिन बर्तन और सच्चाई का सामना। अब बारी थी सबसे मुश्किल बर्तन की। एक बड़ा पीतल का परात जिसमें दरबारियों की सालों की बकवास इकट्ठा हो चुकी थी, बीरबल का कहना था। बीरबल ने बोला, ये बर्तन तब तक नहीं चमकेगा जब तक इसमें सच्चाई नहीं डाली जाएगी। अकबर बोले, तो डालो। बीरबल हर दरबारी से बोले, एक एक करके कहो कि तुमने पिछले 1 साल में कौन सी गलती की है जो महाराज को नहीं बताई। पहले दरबारी हिचकिचाए, फिर एक एक करके बोलने लगे। किसी ने माना कि उसने फैसला गलत सुनाया। किसी ने कहा कि उसके कारण एक किसान का खेत बंट गया। किसी ने माना कि उसने बीरबल के खिलाफ झूठी कहानी चलाई थी। और जब सबने बोला तब बीरबल ने परात में पानी डाला। पानी में पहले की गंदगी तैरने लगी, जैसे आत्मा की कालिख। और फिर बीरबल ने उसमें एक तिलक लगाया। अब ये बर्तन साफ है, क्योंकि इसमें अब झूठ नहीं है।
आखिरी दिन अकबर की बारी। अकबर बोले, तो बीरबल अब तुम्हारा सबसे गंदा बर्तन कौन सा है? बीरबल बोले, हुजूर वो तो आपको खुद धोना होगा। कौन सा? बीरबल ने शाही दर्पण के सामने एक छोटी सी कटोरी रख दी। कटोरी पर लिखा था, वो गलत निर्णय जो आपने बिना बीरबल की सलाह के लिया। अकबर मुस्कराए, तो अब मैं भी बर्तनधारी बादशाह हो गया। बीरबल झुका, अब आप वो राजा हैं जो चमकते बर्तन से नहीं, चमकते चरित्र से पहचाना जाएगा। पूरे दरबार में तालियों की गूंज थी, क्योंकि बर्तन नहीं, अब हर रिश्ता धुल चुका था। समाप्त। अगली कहानी, बीरबल और नकली गूंगे की गवाही। एक दिन की बात है। दरबार में हलचल मच गई जब दो सिपाही एक गंजे, मैले कुचैले और अजीब से आदमी को पकड़कर लाए। उसकी आंखें डर से फटी थीं, होठों पर ताले थे और हाथ से अजीब इशारे करता जा रहा था। अकबर ने पूछा, कौन है ये? सिपाही बोले, हुजूर ये एक गूंगा आदमी है, लेकिन इसने आज एक चोरी को होते देखा है। चोर का चेहरा भी पहचानता है, लेकिन बोल नहीं सकता। अब सवाल ये है, इसे कैसे गवाही देने दी जाए? दरबार सन्न। सभी दरबारी गूंगे आदमी को देखने लगे जैसे वो कोई रहस्यमयी पुस्तक हो। अकबर ने कहा, बीरबल अब ये तुम्हारे दिमाग का मामला है। जो चोर है उसे पकड़वाओ, लेकिन इस गूंगे की जुबान के बिना। बीरबल बोले, हुजूर जब गवाह बोल न सके तो उसकी चुप्पी से सच निकालना पड़ता है, और कभी कभी चुप्पी बोलने वालों से ज्यादा जोरदार चीख होती है। गूंगे के इशारों का रहस्य। बीरबल ने गूंगे को सामने बिठाया। उसके सामने दरबारियों की कतार लगवाई। हर दरबारी एक एक करके उसके सामने से गुजरा। गूंगा किसी पर ध्यान नहीं देता, कुछ पर हंसता, किसी को देखकर होंठ चबाने लगता, और एक मंत्री को देखकर उसके पसीने छूट गए। बीरबल ने नोट किया, जब वो मंत्री उसके सामने आया तो गूंगे के हाथ कांप गए। उसने सिर झुका लिया और बाईं आंख से आंसू बहने लगे। बीरबल मुस्कराए, हुजूर मैंने चोर पहचान लिया। कैसे? क्योंकि इशारों की भाषा वही समझ सकता है जो झूठ से परेशान हो। इस गूंगे की आंखें जिस वक्त सबसे ज्यादा डर गईं, वो उस आदमी के सामने थीं जिसने चोरी की है। मंत्री जी की सजा। अकबर चौंके, तो क्या मेरा विश्वासपात्र मंत्री ही चोर है? बीरबल बोले, नहीं हुजूर, मंत्री नहीं, पर मंत्री के घर में कोई जरूर है। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि मंत्री के घर की तलाशी ली जाए। घर में निकला एक और गूंगा। तलाशी में क्या निकला? मंत्री के घर के पिछवाड़े से एक और आदमी मिला, वैसा ही गंजा, वैसा ही मैला, और वह भी गूंगा। दरबार में लाया गया और अब सच्चाई सामने आई। बीरबल बोले, हुजूर असली गूंगा ये है, और जो पहले वाला था वह नकली गूंगा है। दरअसल इसने चोरी की और पकड़े जाने के डर से गूंगे होने का नाटक किया, ताकि पूछताछ न हो सके। अकबर चौंके, पर तुमने कैसे पहचाना कि ये गूंगा झूठा है? बीरबल बोले, क्योंकि जब वो गूंगा दरबार में लाया गया था तो उसने दरबारी हकीम को देखकर मुस्करा दिया, जबकि वो केवल राजा के निजी वैद्य हैं। एक अनपढ़ गूंगा उसे कैसे पहचान सकता है? दूसरी बात, वो गूंगा आदमी एक बार छींकते हुए हे राम बोल गया, वो भी धीमे में, लेकिन मैंने सुन लिया। अकबर हंसे, वाह बीरबल, तो अब क्या किया जाए इस नकली गूंगे का? बीरबल बोले, हुजूर इसे उन सब के सामने बोलना होगा जिनसे अब तक चुप रहकर झूठ छिपाया है।
और फिर इसे भेजा जाए उसी स्कूल में जहां बोलने की कीमत समझाई जाती है। गूंगे ने क्या कहा? अंत में नकली गूंगा बोले, मैंने झूठ बोला, गूंगा नहीं हूं। मैंने चोरी की, लेकिन गवाही के डर से चुप रह गया। पर बीरबल ने मेरी चुप्पी का पर्दा फाड़ दिया। दरबार में ठहाके गूंजे। बीरबल बोले, हुजूर, इसीलिए कहा जाता है, अगर ज़बान से सच न निकले तो आंखें ही बहुत हैं उसे कहने के लिए। पर अगर आंखें भी झूठ बोलने लगें तो बीरबल को बुला लेना चाहिए। समाप्त। बादशाह अकबर की नजरें उस दिन कुछ अलग ही बेचैनी से महल की छत पर टिक गई थीं। हल्की धूप में दरबार का रंगीन गलीचा चमक रहा था, पर उनके मन में कोई खटका सा बैठा था। कुछ था जो उन्हें खल रहा था, कोई अदृश्य डोर जो खींचती चली जा रही थी। इधर बीरबल हमेशा की तरह मुस्कान लिए शतरंज की गोटियां सजा रहे थे, मानो उनके दिमाग में हर चाल पहले से तैयार हो। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि इस बार का खेल शतरंज का नहीं बल्कि राजनीति का था, और उनकी अपनी छवि को ही निशाना बनाया जा रहा था। दरबार में आई एक अनोखी फरियाद। अगले दिन दरबार में एक बुजुर्ग व्यापारी मलिक रहमतुल्लाह कांपते हुए घुटनों से दाखिल हुआ। आंखों में आंसू, चेहरे पर लाचारगी। हुजूर आला, उसने कांपती आवाज में कहा, मैं लुट गया हूं। मेरी जिंदगी भर की कमाई मुझसे छीन ली गई, और वो भी आपके सबसे विश्वासपात्र मंत्री बीरबल के नाम पर। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल भी एक पल को ठिठक गए। क्या कहा तुमने? अकबर की आवाज में हैरानी थी। बीरबल, जी हां जहांपना, मेरे पास दस्तावेज हैं जिन पर बीरबल साहब की मुहर और दस्तखत हैं। उन्होंने खुद वादा किया था कि मेरे 500 ऊंट दिल्ली पहुंचाए जाएंगे, पर अब तक एक भी नहीं पहुंचा। मैंने 4000 अशर्फियां उन्हें दी थीं। बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, या तो ये दस्तावेज नकली हैं या इनसे किसी और ने धोखा किया है। मैंने ऐसे किसी सौदे का नाम तक नहीं सुना। लेकिन दस्तखत तो तुम्हारे जैसे हैं। बीरबल, अकबर ने एक नजर कागज पर डालते हुए कहा, हमें यह गुत्थी सुलझानी होगी, और तब तक तुम दरबार में उपस्थित नहीं हो सकते। बीरबल की अनुपस्थिति और दरबार की सूनापन। बीरबल के न रहने से दरबार का माहौल ऐसा लगने लगा जैसे कोई रंगीन परिंदा उड़ गया हो। हंसी गायब थी, गुदगुदाती कहावतें अब न थीं, और बादशाह के होठों की मुस्कान भी जैसे छुट्टी पर चली गई थी। हर हफ्ते एक नया फरियादी आता, और हर बार वही कहानी। बीरबल के नाम पर धन ऐंठा गया, झूठे वादे किए गए, नकली दस्तखत दिखाए गए। एक दिन तो हद हो गई जब दरबार में बीरबल के नाम पर एक युवक रातों-रात मंत्री बनने की ट्रेनिंग देने के लिए पैसे वसूल कर रहा था। उसने कहा, बीरबल जी से खास आशीर्वाद मिला है मुझे। अकबर का सिर घूम गया। यह अब महज एक धोखा नहीं बल्कि एक साजिश थी। बीरबल की वापसी, लेकिन भेष बदलकर। तीसरे हफ्ते एक अजीबोगरीब दरबारी दरबार में दाखिल हुआ। दाढ़ी मूछ, गहरी आवाज और अंगूठियों से लदे हाथ। उसने खुद को मुंशी रतनलाल गुप्ता बताया, जो दिल्ली से आया था, नकली दस्तावेजों की जांच पड़ताल करने में माहिर। जहांपनाह, रतनलाल ने कहा, आपके दरबार में बड़ी गड़बड़ हो रही है। यह दस्तखत जो बीरबल के बताए जा रहे हैं, असल में किसी और के हैं। ये मुहरें नक्काशीदार हैं, लेकिन असली मुहर में हल्का टेढ़ापन होता है जो केवल ट्रेंड आइज ही पकड़ सकती हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम साबित कर सकते हो? जी, लेकिन इसके लिए मुझे वो व्यक्ति चाहिए जो इन दस्तखतों के आधार पर लोगों से पैसा ले रहा है। पकड़ में आया असली साजिशकर्ता। 4 दिनों की खोजबीन के बाद रतनलाल ने उस व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ लिया जो दरबार से कुछ ही दूर एक हवेली में बैठा लोगों को बीरबल प्रमाण पत्र बांट रहा था।
जब उसे दरबार लाया गया तो उसकी आंखों में घबराहट थी। वह कोई और नहीं बल्कि शेख अनवर था, बीरबल का एक पुराना दुश्मन, जिसे पहले भी बीरबल ने एक जमीन घोटाले में सजा दिलवाई थी। बोल, ये सब तूने क्यों किया? अकबर ने गुस्से से पूछा। हुजूर, अनवर ने डरते हुए कहा, बीरबल ने मुझे नीचा दिखाया था। मैंने सोचा अगर उनके नाम को ही कलंकित कर दूं तो दरबार से उनका रुतबा खत्म हो जाएगा। और सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप बीरबल को दरबार से बाहर कर देंगे। उसकी बात सुनते ही एक जोरदार ठहाका गूंज गया। रतनलाल ने अपनी नकली दाढ़ी उतार दी। और जब बीरबल खुद ही तुम्हारी जड़ तक पहुंच गया तब भी तुझे शक नहीं हुआ? पूरा दरबार जैसे जाग गया। बीरबल की चाल एक मास्टर स्ट्रोक। बीरबल ने मुस्कराते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, अगर मैं दरबार में रहता तो ये साजिश इतनी आसानी से नहीं खुलती। मैं जानता था कि मुझे अस्थायी तौर पर दरबार से बाहर करके ही असली चेहरा उजागर किया जा सकता है। और ये मुंशी रतनलाल का वेश, मेरी बचपन की प्रतिभा। हुजूर, बीरबल ने शरारत से कहा, मैं एक बार तो गांव के पुजारी की शादी खुद करवाकर भाग गया था। अकबर हंसे, फिर गंभीर होकर बोले, पर बीरबल, इस दौरान तुम्हारा अपमान हुआ। मैं? हुजूर, बीरबल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जिस दरबार में आप न्याय के लिए खुद को भी सवालों के घेरे में रख दें, वहां अपमान नहीं, गर्व होता है। समाप्ति। और एक सवाल जो दरबार में गूंजा। उस दिन बीरबल की वापसी के साथ दरबार की रौनक लौट आई। शेख अनवर को सजा हुई और बीरबल ने वो सारे पीड़ित व्यापारियों को न्याय दिलवाया। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, अगर मैं तुम्हें फिर किसी और साजिश के नाम पर दरबार से निकाल दूं तो क्या तुम फिर भी मुस्कुराओगे? बीरबल झुके और बोले, हुजूर, मैं तब भी मुस्कुराऊंगा, पर अगली बार शायद मैं आपकी शक्ल में लौटूं। पूरे दरबार में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। समाप्त। लेकिन अगली बार दरबार में बीरबल को फिर एक अजीब चुनौती मिलने वाली है, जिसमें उन्हें खुद अकबर की पहचान पर सवाल उठाना होगा। खट्टी इमली और मीठा राज। एक दिन की बात है। दरबार के बाहर भीड़ जमा थी। हर कोई अपने अपने झोले में कुछ लिए अंदर जाने की जुगत में लगा था। कोई नींबू लेकर आया था, कोई आम, और एक तो पूरी बाल्टी में इमली लेकर खड़ा था। बीरबल ने खिड़की से झांका और मुस्कराए। अंदर दरबार में बादशाह अकबर अपने नए इमली निर्णय पर गर्व महसूस कर रहे थे। आज से हमारे राज्य में हर फल की मिठास की दर तय होगी, अकबर ने घोषणा की थी। जो फल जितना मीठा, उसकी कीमत उतनी ज्यादा। किसी को हंसी आई, किसी ने ताली बजाई, लेकिन सबसे ज्यादा मजा तो साजिशकर्ताओं को आया, क्योंकि अब ये फल नहीं, अफवाहों का बाजार बनने वाला था। मिठास की जांच बीरबल के सिर। बीरबल को जब यह नई योजना समझाई गई तो उन्होंने पलटकर पूछा, हुजूर, इमली की खटास नापने के लिए ज़बान चाहिए या तराजू? अकबर मुस्कराए, तुम्हारी ज़बान काफी है। और इस तरह हर सुबह बीरबल को 15 से 20 तरह की इमलियां चखनी पड़ती। गांव, शहर, रियासतों से लाई गईं। किसी में भावनात्मक खटास, किसी में बचपन की यादें, और कुछ तो इतनी खट्टी कि बीरबल की आंखों से आंसू आ जाते। अचानक मिठास बढ़ गई। कुछ ही दिनों में बीरबल को एक अजीब बात पता चली। जिन फलों को उन्होंने खट्टा बताया था, वही अब दरबार मीठा प्रमाणित होकर लौट रहे थे। बीरबल चौंके, मैंने तो कल ही इसे खट्टा कहा था। एक चिट्ठी आई। बीरबल जी, आप भूल गए होंगे, आपने मेरी इमली को मीठा कहा था। ये रहा दरबारी मुहर वाला पर्चा। मुहर असली थी, दस्तखत भी। बीरबल मुस्कराए नहीं। उन्हें गंध आ गई थी, खट्टी साजिश की, शहजादा नाजिम की योजना।
दरबार में लंबे समय से एक नाम चुपचाप असर जमा रहा था, शहजादा नाजिम। दूर के रिश्ते से अकबर का भतीजा, लेकिन और भी दूर के रिश्ते से बीरबल का विरोधी। नाजिम ने इमली व्यापारियों से साठगांठ कर ली थी। बीरबल का नाम, दस्तखत और दरबारी मुहर तीनों की नकल करवाई गई और हर फलों की गाड़ी मीठा प्रमाणित होकर बाजार में बिकने लगी। एक रात बीरबल ने भेष बदलकर इमली बाजार की सैर की। वहां एक बच्चा आवाज लगा रहा था, 20 पैसे में दरबारी इमली। बीरबल जी की जुबान से मीठी। बीरबल ने इमली का टुकड़ा चखा, इतना खट्टा कि जबान सिकुड़ गई। ये बीरबल जी ने चखी है? उन्होंने पूछा। हाँ हुजूर। देखिए, ये रहा उनका हस्ताक्षर। बीरबल मुस्कराए, शुक्र है मैं खुद हूं, वरना इस इमली से तो जुबान कट जाती। बीरबल का पलटवार। अगले दिन बीरबल दरबार में घोड़े पर सवार होकर पहुंचे। घोड़े की पीठ पर टंगे थे 2 बोरों में ढेर सारी इमलियां। हुजूर, बीरबल बोले, मैंने भी एक नई खोज की है, एक ऐसी इमली जो सिर्फ झूठ के मुंह में जाकर मीठी हो जाती है। अकबर हंसे, और यह कैसे पता चलेगा? बीरबल बोले, मैं हर दरबारी को एक टुकड़ा खिलाऊंगा। जिसके मुंह में यह मीठी लगेगी, समझ लीजिए वही साजिश में शामिल है। नाजिम की आंखें फैल गईं। उसे समझ आ गया कि यह बीरबल की चाल है। सब दरबारियों ने इमली चखी, खट्टी निकली। नाजिम ने मुंह लगाया, बहुत मीठी है, बहुत ही बेहतरीन। बीरबल मुस्कराए, हुजूर पकड़ लीजिए, ये वही जीभ है जो झूठ से मीठी हो जाती है। दरबार की गूंज। अकबर ने आदेश दिया, नाजिम के पूरे दस्तावेज खंगाले जाएं और वो सारी इमलियां जब्त की जाएं जो बीरबल प्रमाणित थीं। नाजिम पकड़ा गया। उसका इमली साम्राज्य चूर हो गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि झूठ मीठा लगेगा? बीरबल बोले, हुजूर, जिसे खट्टी बातें बुरी लगती हैं, वही सबसे खतरनाक होता है। कड़वा सच उन्हें मीठा नहीं लगता। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। तीसरे कान वाला आदमी। एक दिन की बात है। दरबार में एक अजीब अफवाह आग की तरह फैल रही थी। राजधानी में एक ऐसा आदमी घूम रहा है जिसके पास 2 नहीं 3 कान हैं, और वह हर किसी की बात दीवार पार से भी सुन लेता है। पहले तो लोग हंसे, फिर डरने लगे। कहीं वो बादशाह की बातें न सुन ले, या बीरबल की योजनाएं चुरा ले तो। बीरबल जब दरबार पहुंचे तो देखा कि मंत्रीगण अपने मुंह पर रुमाल बांधकर बातें कर रहे हैं, और अकबर ने तो अपने कक्ष की दीवारों पर ऊन लपेट रखी थी। ये क्या हो रहा है हुजूर? बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा। अकबर बोले, राजधानी में कोई तीसरे कान वाला आदमी घूम रहा है बीरबल, और वो हमारी सबसे गोपनीय बातें सुन लेता है। मैं किसी भी हालत में उसे बख्शूंगा नहीं। तो आप चाहते हैं कि उसे पकड़ूं? नहीं, अकबर बोले, मैं चाहता हूं कि तुम साबित करो कि ऐसा कोई आदमी संभव ही नहीं। बीरबल की भौहें टेढ़ी हुईं। मतलब वो आदमी सच है, लेकिन आपको ये साबित करना है कि वो झूठ है। ठीक समझे, अकबर बोले, ताकि लोग डरना बंद करें। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मुझे 3 दिन चाहिए और एक बड़ा ढोल। पहला दिन अफवाह की आग। बीरबल ने नगर के चौक में एक ढोल रखा और ढोल पर बड़ा सा बोर्ड टांग दिया। यह जादुई ढोल है, इसके सामने झूठ बोलोगे तो ढोल अपने आप बज उठेगा। अब लोग एक एक कर आने लगे। कोई कहता, मैंने कभी चोरी नहीं की, ढोल चुप। कोई बोला, मैं सबसे ईमानदार हूं, ढोल फिर चुप। अचानक एक औरत बोली, मैंने आज तक अपने पति से झूठ नहीं बोला, ढोल जोर से बज उठा। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अफवाहें अब जादुई ढोल की होने लगीं, तीसरे कान वाले की नहीं।
लेकिन बीरबल की योजना का असली हिस्सा अभी बाकी था। दूसरा दिन, तीसरे कान की परीक्षा। बीरबल ने फिर से ढोल के पास एक बोर्ड लगाया। आज तीसरे कान वाला आदमी आएगा और जो उसे पहचान लेगा उसे 100 अशर्फियां मिलेंगी। अब पूरा नगर चौक पर जमा हो गया। सब एक दूसरे को घूरने लगे। उसकी टोपी देखो, वो आदमी बहुत चुप है। उसके कान पर बाल क्यों नहीं हैं? पर कोई नहीं जानता था कि बीरबल ने वहां तीसरे कान वाले को भेजा ही नहीं था। शाम को बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, आज तीसरे कान वाला आया ही नहीं और फिर भी तुम सब डर गए। डर ने तुम्हारी आंखों से ज्यादा तुम्हारे कानों को धोखा दिया है। तीसरा दिन, असली चाल। अकबर बोले, बीरबल, लोगों की हंसी ठिठोली ठीक है, पर मुझे यकीन दिलाओ कि कोई तीसरे कान वाला नहीं है। बीरबल बोले, बस हुजूर, एक आखिरी प्रयोग। उसने एक कक्ष बनवाया, पूरी तरह से ढका हुआ, अंदर कोई भी आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। उसमें अकबर, बीरबल और 2 गुप्त मंत्रीगण दाखिल हुए। बीरबल ने भीतर धीमे से एक नाम लिया, मंत्री सलीम बेईमान है। बाहर किसी को कुछ नहीं सुनाई दिया। लेकिन अगले दिन सलीम दरबार में बिफर गया। हुजूर, मुझ पर गलत इल्जाम लगाया गया है। मैंने कोई चोरी नहीं की। अकबर चौंक गए, पर हमने तो ये बात किसी से नहीं कही। बीरबल मुस्कराए, अब आपको समझ आया। सलीम ही है वो तीसरे कान वाला। वो हमारे भरोसेमंद कक्ष सेवक को रिश्वत देकर दीवारों से कान लगा रहा था। लेकिन असली तीसरा कान उसका लालच था। साजिश का पर्दाफाश। बाद में सलीम के घर से कई गुप्त दस्तावेज बरामद हुए। वो वाकई दीवार के पास खड़े सेवकों को पैसे देता था और जो कुछ भी सुनता उसे महल के बाहर बेचता था। अकबर बोले, बीरबल, तुमने तीसरे कान का रहस्य तो सुलझा दिया। अब बताओ, क्या चौथे कान वाले भी हो सकते हैं? बीरबल हंसकर बोले, हो सकते हैं हुजूर, और वो होते हैं जासूस, जो कभी दिखते नहीं लेकिन हर जगह होते हैं। दरबार हंसी से गूंज उठा। अगर आप ये कहानी YouTube पर देख रहे होते तो जरूर कमेंट करते, मेरे पास भी तीसरा कान है। बीरबल जैसा दिमाग। अगली कहानी, छोटे कपड़े और बड़ी साजिश। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर का दरबार रोज की तरह सजा था, लेकिन उस दिन माहौल में कुछ अजीब सी चुप्पी थी। वजीर, कवि, फकीर, ताश के खिलाड़ी सब जैसे कुछ कहने से बच रहे थे। बीरबल ने दरबार में घुसते ही यह सन्नाटा महसूस कर लिया। हुजूर, आज दरबार ऐसा लग रहा है जैसे सबने हलवाई की दुकान से उधारी ले ली हो और अब मिठाई की तरफ देख भी नहीं सकते। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा। अकबर ने सिर उठाया, पर उनकी मुस्कान गायब थी। बीरबल, आज सुबह ही एक औरत ने दरबार में अजीब फरियाद की है। किस तरह की? उसका कहना है कि शहर की इज्जत अब फैशन से तय होती है और उसकी दुकान में अब वो ही लोग आते हैं जो कम से कम कपड़ा पहनते हैं। बाकी लोगों को पुराने जमाने का घोषित कर दिया गया है। बीरबल ने आंखें छोटी कीं। हुजूर, अगर कपड़े कम होने से समझदार बनने की पहचान होती तो बिल्लियां हमसे ज्यादा बुद्धिमान होती। अकबर मुस्कराए नहीं, गंभीर बने रहे। लेकिन ये मामला सिर्फ फैशन का नहीं है। इस औरत की दुकान पर रोज अमीरों का आना, फिर उन्हीं का सियासी लोगों से मिलना। कुछ तो गड़बड़ है। बीरबल ने कहा, लगता है सुई कहीं कपड़ों से निकलकर साजिश की तह तक जा पहुंची है। तुरपाई का काम शुरू। बीरबल ने भेष बदला, एक नौसिखिया दर्जी बनकर उसी दुकान में नौकरी पाली जिसका नाम था दरबार फैशन एंड क्लास। यहां हर चीज उल्टी थी। जो जितना अमीर वो उतना कम कपड़ा मांगता।
और जो जितना ऊंचे पद का, उसे क्लास के नाम पर मुफ्त में सिलाई दी जाती। बीरबल ने देखा कि इन ग्राहकों में कुछ खास लोग बार बार आते थे, सेनापति, सलाहकार और कुछ गुप्त सिपाही। वो नाप देने आते, लेकिन चर्चा करते महल के नक्शों, गुप्त द्वारों और रात्रि सभा की योजनाओं पर। और सिलाई के नाम पर उन्हें जो लिफाफे दिए जाते, उनमें कपड़े नहीं बल्कि दस्तावेज होते। अकबर को आधुनिक बनाने की चाल। तीसरे दिन अकबर को एक संदिग्ध निमंत्रण मिला, जहां पनाह को नई सोच अपनाने के लिए दरबार फैशन शो में आमंत्रित किया जाता है। अकबर ने बीरबल को बुलाया। क्या मुझे भी चलना चाहिए? बीरबल बोले, जरूर, लेकिन मैं आपको वहां का डिजाइनर बनाकर ले जाऊंगा। फैशन शो में भांडा फूटा। फैशन शो में जब अकबर डिजाइनर शाह अली बनकर गए और मंच के पीछे से मॉडल्स को देखते रहे, तब उन्हें समझ आया, इन फैशनेबल कपड़ों के नाम पर दरबार के राज बिक रहे हैं। हर कपड़े में एक सिलाई और हर सिलाई में एक चिट्ठी। बीरबल मंच पर आया और बोला, आज हम पेश कर रहे हैं विचारधारा की चोली, जो जितनी छोटी होगी उतनी बड़ी चाल खोलेगी। तालियां बजीं। पर तभी बीरबल ने मंच पर रखी एक पोशाक को फाड़ा और उसके अंदर से निकली महल के खुफिया तहखाने की नक्शानुमा चिट्ठी। पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। साजिश की असली मालकिन। बीरबल ने भीड़ में से उस औरत को बाहर निकाला, वही दुकान की मालकिन जिसने फैशन को राजनीति की चाबी बना रखा था। हुजूर, यह महिला फैशन की आड़ में रजवाड़ों को उकसाकर आपके खिलाफ मोर्चा बना रही थी। जो जितना आधुनिक दिखे उतना विद्रोही निकले, यही इसका फार्मूला था। अकबर ने पूछा, पर तुमने इसे पकड़ा कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि जो दर्जी सिर्फ कपड़ा देखे वो दर्जी नहीं। मैं हर नाप के पीछे की नीयत को भी टटोल रहा था। दरबार में फैशन का नया पैमाना। अकबर ने आदेश दिया, अब से फैशन वह नहीं जो कम कपड़ा दिखाए, बल्कि वह जो अपने इरादे साफ रखे। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, और अगर कोई फिर भी इरादे छुपाए तो हम उसकी दरबारी पैंट उल्टी पहनवा देंगे। पूरे दरबार में हंसी की गूंज दौड़ गई। अगली कहानी। सिर कटवाने की सबसे बड़ी बोली। एक दिन की बात है। शाही दरबार में चारों ओर चुप्पी पसरी थी। अकबर बादशाह ने अपने सिंहासन पर बैठते ही एक ऐसी घोषणा कर दी थी जिसने सारे दरबारियों की ज़बान को उनके गले में फंसा दिया था। आज से हमारे साम्राज्य में एक नीलामी होगी, सिर कटवाने की सबसे बड़ी बोली की नीलामी। इतना सुनते ही बीरबल की भौहें सिकुड़ी, कवियों के पंख सूख गए और मंत्रीगण की टोपी अचानक भारी लगने लगी। महाराज मुस्कराए नहीं थे, बल्कि एकदम गंभीर थे। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में बढ़ते अपराधों को देखकर मैंने सोचा है कि अपराधियों को सजा देने के लिए अब जनता खुद तय करे किसका सिर कटे और किसका बचे। और जो सबसे ज्यादा कीमत चुकाएगा उसी की मर्जी चलेगी। दरबार में खलबली मच गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये न्याय है, क्रांति है या पागलपन। बीरबल ने धीरे से कहा, हुजूर, न्याय की कीमत लगाना क्या उसे न्याय नहीं, बाजार बना देगा? अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, अगर बाजार में बिक रहा न्याय बुरा है तो दरबार में बैठा मुफ्त अन्याय उससे बेहतर कैसे हो सकता है? पहली नीलामी शाही धोबी बनाम रसोइया। नीलामी की पहली सूची आई। शाही धोबी पर आरोप था कि उसने बादशाह की कमीज बिना धोए इस्त्री कर दी थी। रसोइये ने उस पर 50 अशर्फिया बोली, क्योंकि धोबी ने उसकी पसंदीदा करी को कपड़े का रंग बता दिया था। बीरबल मुस्कराए, लेकिन चुप रहे। नीलामी हुई और धोबी को 1 दिन की जेल मिली। मगर खबर आग की तरह फैली, अब से कोई भी किसी पर बोली लगाकर उसे सजा दिला सकता था। शहर में बवाल। 3 दिनों में चौक चौराहों पर बोली केंद्र खुल गए।
पति अपनी बीवी पर 10 अशर्फिया चढ़ा रहा था क्योंकि उसने दाल में नमक कम डाला था। पड़ोसी अपने पड़ोसी की मुर्गी पर 5 अशर्फिया इसलिए बोली क्योंकि वो रोज उसकी छत पर बैठती थी। और एक व्यापारी ने तो अपने साझेदार के खिलाफ 500 अशर्फिया बोली दी सिर्फ इसलिए कि वह उससे ज्यादा साफ कपड़े पहनता था। शहर का माहौल अब डरावना हो गया था। लोग एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगे। बोली का बाजार गर्म था और न्याय का तराजू उल्टा। बीरबल की चुप्पी और गहराता संकट। बीरबल ने चुपचाप सब देखा, ना कोई सुझाव दिया, ना आपत्ति जताई। अकबर को हैरानी हुई। बीरबल, तुम्हारा तो हर बात पर तर्क होता है, अब क्यों चुप हो? बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं भी नीलामी की तैयारी कर रहा हूं। किस चीज की? अभी नहीं बताऊंगा, समय आने दीजिए। जब दरबार में आया सबसे बड़ा नाग। 5वें दिन दरबार में एक अजीब प्रस्ताव आया। एक आदमी ने बीरबल के सिर पर 1000 अशर्फिया की बोली लगा दी। पूरा दरबार स्तब्ध। उस व्यक्ति का नाम था रईस अजहर काज़मी। बहुत बड़ा साहूकार, अकबर के ज़माने का रसूखदार आदमी। उसने कहा, बीरबल ने मेरे दादा को दरबार से बेइज्जत किया था, अब मैं उनके वंशज से हिसाब बराबर करूंगा। अकबर सन्न। बीरबल शांत। बीरबल ने पूछा, और आपने ये बोली किस भावनात्मक स्तर से लगाई है? अजहर बोला, प्रतिशोध। बीरबल बोले, तो मेरा सिर अब बोली में बिका। चलिए, मुझे तैयार होना चाहिए। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं इसे रुकवा सकता हूं, ये न्याय नहीं है। बीरबल बोले, नहीं हुजूर, आपने नियम बनाए, अब नियम सब पर बराबर लागू होने चाहिए। बीरबल की उल्टी चाल। अगले दिन बीरबल ने एक घोषणा करवाई, मैं अपनी नीलामी खुद करूंगा। जो मेरा सिर कटवाना चाहता है उसे सार्वजनिक सभा में 2000 अशर्फिया लगानी होंगी, और सिर काटने का अधिकार उस आदमी को मिलेगा जो खुद भी अपना सिर दांव पर लगाए। अब शहर में हड़कंप मच गया। कई लोग पीछे हट गए। अजहर काज़मी अब दोबारा सोचने लगा। लेकिन एक युवक आगे आया, मैं लगाऊंगा बोली। मेरा नाम इमरान है। मुझे बीरबल से सैकड़ों शिकायतें हैं। उसने अपने घर तक गिरवी रख दिए। बीरबल मुस्कराए। ठीक है इमरान, लेकिन अगर मैं साबित कर दूं कि तुम किसी और की साजिश में इस्तेमाल हो रहे हो तो तुम्हें 2 सिर देने होंगे, एक मेरा और एक तुम्हारा। इमरान कांप गया। बीरबल ने उससे एक सवाल पूछा, तुम्हें मेरे खिलाफ गवाही किसने दी थी? रईस अजहर साहब ने। और उन्हें तुम्हारे पिता ने लोन क्यों नहीं दिया था? अब दरबार की हवा बदलने लगी।